सकते हैं? देखिए, इस मामले में जो अभी सबसे ताजा और शायद सबसे चौंकाने वाली बात है, वो जुलाई 2025 में सामने आई। अच्छा। एक पूर्व सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने एक बयान दिया है और उनका दावा है कि 1995 से लेकर 2014 के बीच मंदिर प्रशासन से जुड़े कुछ बड़े अधिकारियों ने उन्हें धमकाकर, मतलब दबाव डालकर, सैकड़ों शवों को ठिकाने लगवाया। सैकड़ों? आप सैकड़ों कह रहे हैं? जी हाँ, सैकड़ों। और उनका यह भी कहना है कि कई शवों पर बलात्कार और हत्या जैसे निशान भी थे। या खुदा, ये तो बहुत ही भयानक आरोप है। सिर्फ एक आरोप, एक व्यक्ति का दावा है, या जो पुराने मामले हैं जिनके बारे में हम सुनते आए हैं, उनके तार भी कहीं इससे जुड़ते हैं? जुड़ते हैं, बिल्कुल जुड़ते हैं। असल में ये बयान उन पुराने मामलों को एक नई और ज्यादा डरावनी रोशनी में डालता है। जैसे कोई खास मामला? हाँ, जैसे 2012 का सौजन्या केस बहुत चर्चा में रहा था। एक 17 साल की छात्रा थी, उसके साथ बलात्कार और फिर हत्या हुई। हाँ, मुझे याद है कुछ कुछ। पुलिस ने एक संतोष राव नाम के व्यक्ति को पकड़ा था, लेकिन हुआ ये कि करीब 9 साल बाद अदालत ने उसे बरी कर दिया। बरी कर दिया? क्यों? आरोप ये लगे कि पुलिस ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, जैसे स्वैब सैंपल लेने में देरी की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कई अहम बातों को अनदेखा किया, और असल इल्जाम यह था कि असली दोषियों को बचाने के लिए राव को बलि का बकरा बनाया गया। और ये असली दोषी कौन बताए जा रहे थे? आरोप हेगड़े परिवार से जुड़े कुछ सदस्यों पर लगे थे, कथित तौर पर। हेगड़े परिवार यानी वही परिवार जो मंदिर का प्रबंधन देखता है? जी वही। तो ये एक पैटर्न सा दिखता है कि जांच पर ही गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और भी ऐसे मामले हैं जिनका जिक्र आता है? हाँ, कई हैं। एक और मामला जो स्रोतों में मिलता है वो 2004 का है, अन्या भट्ट केस। एमबीबीएस की छात्रा थी, मंदिर के पास से ही गायब हो गई। गायब हो गई? हाँ, और उनकी माँ जो खुद सीबीआई में स्टेनोग्राफर थी, जब रिपोर्ट लिखवाने गई तो पुलिस ने कथित तौर पर मना कर दिया। पुलिस ने मना कर दिया? एक सीबीआई कर्मचारी को? यही आरोप है। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि स्थानीय लोगों ने उनसे कहा कि अरे यहाँ तो ये सब आम है। आम है? ये तो और भी परेशान करने वाली बात है। बिल्कुल। और जब वो मां मंदिर के प्रमुख वीरेंद्र हेगड़े से मिली तो उन पर कथित तौर पर हमला भी हुआ। ये मामला आज तक अनसुलझा है। ये तो बहुत ही अजीब है। मतलब पीड़ित का परिवार खुद सिस्टम का हिस्सा है, फिर भी। हाँ, यही तो। और सिर्फ गुमशुदगी नहीं, हत्याएं भी। 2012 में ही नारायण और यमुना नाम के 2 लोग थे, भाई बहन, मंदिर के पूर्व कर्मचारी थे। उनके घर में ही हत्या कर दी गई। घर में हत्या? वजह कथित तौर पर कोई जमीन का विवाद था। पर हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने पीड़ित यानी नारायण की पत्नी की शिकायत लेने के बजाय जो आरोपी पक्ष था उससे जुड़े किसी व्यक्ति की शिकायत दर्ज कर ली। क्या? ये कैसे हो सकता है? यही तो सवाल है। और बाद में उस घर को तोड़कर वहां होटल बना दिया गया। सबूत मिटाने जैसा लगता है ना? और क्या ये सिलसिला नया है या और भी पुराने मामले हैं? स्रोत बताते हैं कि ये शायद दशकों से चल रहा है। एक 1979 का वेदवल्ली केस है। एक स्कूल टीचर थी, उन्होंने प्रमोशन का केस जीता था। आरोप है कि इसके बाद उन्हें कथित तौर पे जिंदा जला दिया गया। जिंदा जला दिया? हाँ, और उनके पति पर ही इल्जाम लगा दिया गया। वो बाद में बरी हो गए, लेकिन सोचिए। और एक और मामला 1986 का पद्मलता केस। वो एक कम्युनिस्ट नेता की बेटी थी जो चुनाव लड़ रहे थे। उनका अपहरण हुआ और करीब 50 दिन बाद उनकी लाश नदी में मिली। बाप रे, ये सब मामले अलग अलग सालों के हैं, अलग अलग लोग हैं, लेकिन इन्हें एक साथ रख के देखे तो एक पैटर्न जरूर दिखता है। हाँ, एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न। ऐसा लगता है कि जो भी व्यवस्था के लिए या शायद हेगड़े परिवार के लिए किसी तरह की चुनौती बना या उनके रास्ते में आया, उसे कथित तौर पर ठिकाने लगा दिया गया। ए पैमाने पर इतने सालों तक ये सब करना मुमकिन कैसे हुआ? कोई तो सिस्टम होगा इसके पीछे। आरोपों के मुताबिक बिल्कुल एक सिस्टम था, एक कथित नेटवर्क, कई स्तरों पर काम करने वाला। जैसे? पहली बात तो शवों को ठिकाने लगाने की। इसके लिए कथित तौर पर कुछ खास जगहों का इस्तेमाल होता था। जंगल के इलाके जैसे पुदुवेट्टू, कल्लेरी, और कुछ लॉज जैसे सखेता, नेत्रावती लॉज, इनका जिक्र बार बार आता है। यानी डेड बॉडी डंप करने की जगह? ऐसा ही आरोप है। और यह भी कहा जाता है कि सौजन्या केस के बाद जब मामला बहुत गर्मा गया, तब इस तरह की गतिविधियों में थोड़ी कमी आई। अच्छा, और लोगों को, मतलब पीड़ितों को इन जगहों तक या कहीं और ले जाने के लिए? उसके लिए मंदिर से जुड़े कुछ ऑटो रिक्शा चालकों के एक नेटवर्क पर उंगली उठती है। इसे कभी कभी डी गैंग ऑटो नेटवर्क जैसा नाम भी दिया गया है। डी गैंग? हाँ, आरोप है कि ये लोग अपहरण करने और पीड़ितों को उन खास ठिकानों तक पहुंचाने में शामिल थे। लेकिन सिर्फ कुछ ऑटो वाले या कुछ लॉज
इतने बड़े पैमाने पर अपराधों को सालों तक छुपाना, इसके लिए तो कहीं ना कहीं से संस्थागत मदद या कहें कि पावर का इस्तेमाल जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं पर हेगड़े परिवार और उनसे जुड़े जो संस्थान हैं, उनकी भूमिका पर सबसे गंभीर आरोप लगते हैं। कैसे? देखिए, पहली बात तो ये कि धर्मस्थल मंदिर एक निजी ट्रस्ट चलाता है। मतलब इस पर सरकारी नियंत्रण वैसा नहीं है जैसा कई दूसरे बड़े मंदिरों पर होता है। अच्छा, ये प्राइवेट है? हाँ, फिर है एसडीएम ट्रस्ट, श्री क्षेत्र धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर ट्रस्ट। इनका शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा नेटवर्क है। कॉलेज, अस्पताल, पूरे कर्नाटक और बाहर भी। हाँ, एसडीएम का नाम तो सुना है, काफी प्रतिष्ठित संस्थान माने जाते हैं। जी, तो इस विशाल नेटवर्क का एक प्रभाव तो है ही, लेकिन सबसे अहम आरोप है उनके कथित राजनीतिक रसूख का। कहा जाता है कि उनके संबंध बीजेपी, कांग्रेस, लगभग सभी बड़ी पार्टियों में गहरे हैं। और इसका फायदा? आरोप है कि इसी रसूख का इस्तेमाल करके पुलिस, प्रशासन, यहां तक कि न्यायपालिका और मीडिया को भी कथित तौर पर प्रभावित किया गया, मामलों को दबाने के लिए, जांच को भटकाने के लिए। और यह भी याद रखें कि वीरेंद्र हेगड़े जी खुद आजकल राज्यसभा के मनोनीत सांसद हैं। हाँ, ये भी है। तो मतलब सत्ता के हर गलियारे तक पहुंच। आरोप तो यही इशारा करते हैं। और मीडिया, आपने मीडिया का जिक्र किया, मुख्य धारा की कन्नड़ मीडिया ने इस पर इतनी चुप्पी क्यों साधे रखी, अगर ये सब इतने सालों से चल रहा था? ये एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है। स्रोतों को देखें तो ये साफ है कि मेन स्ट्रीम कन्नड़ मीडिया में कवरेज ना के बराबर रही है। लेकिन क्यों? आरोप है कि इसके पीछे राजनीतिक दबाव था, विज्ञापन बंद करने की धमकियां थीं और गैग ऑर्डर भी। एक मामले में तो बताया जाता है कि अदालत ने 8,000 से ज्यादा वेब लिंक्स हटाने का आदेश दिया था। 8,000 लिंक्स? बाप रे। हाँ, तो सोचिए दबाव किस स्तर का रहा होगा। कुछ यूट्यूबर्स या स्वतंत्र डिजिटल मीडिया आउटलेट्स जैसे द न्यूज मिनट, जिन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्हें कथित तौर पर कानूनी नोटिस भेजे गए, धमकियां मिली, सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। तो मतलब आवाज उठाने की कोशिशों को दबा दिया गया। ऐसा ही लगता है। तो अब क्या हो रहा है? इतने सालों की इस कथित चुप्पी के बाद क्या अब कुछ बदल रहा है? वो जो पूर्व कर्मचारी का बयान आया, उसके बाद क्या कुछ ठोस कदम उठे हैं? हाँ, हाल के दिनों में कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हुए हैं। एक तो जैसा मैंने बताया, जुलाई 2025 में वो विसल ब्लोअर सामने आए और उन्हें अब गवाह संरक्षण यानी विटनेस प्रोटेक्शन दे दिया गया है। ये अच्छी बात है। दूसरा, उसी महीने कर्नाटक सरकार ने एक एसआईटी यानी विशेष जांच दल का गठन किया है। डीजीपी प्रणब मोहंती इसके प्रमुख हैं और इस एसआईटी को इन सभी जुड़े हुए अपराधों की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। एसआईटी बन गई है, ये तो बड़ा कदम है। हाँ, निश्चित तौर पर। और एक और बात, केवी धनंजय नाम के एक वरिष्ठ वकील हैं, वो पीड़ितों की तरफ से मुफ्त में कानूनी मदद दे रहे हैं। ये भी एक अहम बात है। लेकिन क्या जांच सही दिशा में जा रही है? कोई अड़चने? वकील धनंजय ने एक चिंता जताई है। उनका कहना है कि पुलिस शवों को निकालने में, मतलब एक्सह्यूमेशन करने में कथित तौर पर देरी कर रही है। जहां जहां विसल ब्लोअर ने शव दफनाने की बात कही है, वहां खुदाई होनी चाहिए, लेकिन उसमें तेजी नहीं दिख रही है। अच्छा, तो मतलब एक तरफ एसआईटी बनी है, लेकिन दूसरी तरफ जांच की गति पर सवाल भी उठ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो स्थिति काफी मिली-जुली है। एक तरफ दशकों पुराने ये गंभीर आरोप हैं, विसल ब्लोअर के सनसनीखेज दावे हैं। दूसरी तरफ जांच के लिए एक आधिकारिक तंत्र एसआईटी बना है, लेकिन उसकी कार्यशैली पर भी कुछ सवाल हैं। तो कुल मिलाकर क्या कहेंगे? देखिए, संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि ये आरोप दशकों पुराने हैं। इनमें बहुत गंभीर अपराधों की बात है, संस्थागत विफलताओं की बात है और बहुत शक्तिशाली लोगों की कथित संलिप्तता की बात है। विसल ब्लोअर के दावों और जांच की जो आधिकारिक रफ्तार है, उसमें एक तनाव साफ नजर आ रहा है। एसआईटी का बनना एक अहम कदम जरूर है, लेकिन पूरी सच्चाई सामने आने और न्याय मिलने तक का सफर शायद अभी बहुत लंबा है। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है कि जब दशकों तक ऐसी कथित चुप्पी रही हो, जब सत्ता, आस्था और अपराध का इतना जटिल जाल बुना हुआ बताया जा रहा हो, तो ऐसे मामलों में सच्चाई और जवाबदेही कैसे सामने आ सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद सिर्फ धर्मस्थल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे पूरे सिस्टम पर, समाज पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। सोचने वाली बात है।